स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लेके आए संस्कृत शिक्षण वीडियो के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे रीट, सी टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि एग्ज़ाम जो हैं जिनकी आप तैयारी करें, उनमें ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में संस्कृत शिक्षण वीडियो के बारे में। संस्कृत भाषा शिक्षण परिचय, जिसमें हम बात करेंगे संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के बारे में, संस्कृत भाषा की विशेषताएं, संस्कृत भाषा से संबंधित आयोग और भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा की परिभाषाएं, भाषा की विशेषताएं, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि। दोस्तों बात करते हैं हम संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों संस्कृत शब्द जो हैं वो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, दोस्तों इसकी मूल धातु होती है ड्यूक्रय धातु होती है, ड्यूक्रय मूल धातु होती है और इसमें कत प्रत्यय लगता है, जिससे संस्कृत शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत का शुद्ध परिमार्जित संस्कारों से संपन्न भाषा। सम क्री कत बराबर संस्कृत, अर्थात संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और कत प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ बताया गया परिमार्जित शुद्ध भाषा जो संस्कारों से संपन्न होती है। अब बात करते हैं संस्कृत की विशेषताओं में। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी है। अगर बात की जाए कि प्राचीन काल में जो भाषाओं का अभिलेख होता था, जो मिलते थे अभिलेख, वो संस्कृत भाषा में मिलते थे। तो सबसे लोगों की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा श्रेष्ठ योगात्मक भाषा। दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा किस परिवार की है, तो यहाँ पे आता है इसका जो सही आंसर है वो श्रेष्ठ योगात्मक भाषा है। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात सबकी भाषाओं की जननी अर्थात माता जो है वो है संस्कृत है। सभी भाषाओं की माँ जिसे माना है वो संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही सभी जो दूसरी अन्य भाषा है उनका निर्माण हुआ है, वो बन के आई है संस्कृत भाषा से। केवल संस्कृत भाषा ही संगणक के लिए उपयुक्त भाषा है। अगर शुद्ध रूप से संस्कृत का उपयोग कंप्यूटर के लिए किया जाए तो वो भाषा संस्कृत भाषा सबसे उपयुक्त मानी है। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति का परिचय देने में समर्थ है। आज के भारतीय संस्कृति है इसमें जो उल्लेख मिलता है वो अत्यधिक जो मिलता है वो संस्कृत में मिलता है, संस्कृत भाषा में मिलता है। संस्कृत भाषा सर्वथा दोष रहित भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा में किसी प्रकार की व्याकरणिक त्रुटियां नहीं मिलती हैं। आपको अन्य भाषाओं में कहीं कहीं त्रुटियां मिल जाती हैं, लेकिन संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें आपको व्याकरणिक दृष्टि से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं मिलता, इसीलिए संस्कृत भाषा को सर्वथा दोष रहित भाषा माना है। सबसे विस्तृत साहित्य व प्राचीनतम साहित्य भी संस्कृत भाषा में उल्लेखित है। आज के समय में जितने भी प्राचीन साहित्य मिले हैं, जितने ग्रंथ मिले वो संस्कृत भाषा में वर्णित मिले और उन्हीं का आज अलग अलग भाषाओं में अंग्रेजी, फारसी, हिंदी में अनुवाद हुआ है। इस प्रकार ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृत भाषा से संबंधित उनकी प्रमुख नीतियां और आयोग। सबसे पहले बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। दोस्तों इसका जो गठन हुआ वो हुआ था 1948 से 1949 के बीच में और इस आयोग को अन्य नाम है श्री राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन कमीशन आयोग। तो कब लागू हुआ था? 1948 से 1949 के बीच। और इन्होंने अपने प्रतिवेदन के 131वें पृष्ठ पे माध्यमिक
शिक्षा आयोग में माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में संस्कृत जो भाषा है उसको स्थान देने की बात कही थी। किसने? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने। कब कही थी? 1948 से 1949 के मध्य में। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये आयोग 1952 से 53 के मध्य था। इसको आप मुदालियर आयोग भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है मुदालियर आयोग, जिसने इसमें द्विभाषा सूत्र को प्रस्तुत किया। द्विभाषा सूत्र को बात करते हैं नेक्स्ट, संस्कृत आयोग जो 1956 से 57 के बीच में है, जिसे अपन ये आयोग जो है दोस्तों किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर सुनीति कुमारी चटर्जी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1956 में लागू हुआ था। और इसके जो प्रतिवेदन रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई वो 1957 में प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने संस्कृत आयोग ने 4 प्रारूप प्रस्तुत किए थे। 4 प्रकार के प्रारूप उन्होंने प्रस्तुत किए थे। अगला है शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग जो 1964 से 1966 के बीच में लागू हुआ था, जिसे अपन शिक्षा आयोग कह सकते हैं, कोठारी आयोग कह सकते हैं। और इसकी जो मुख्य रूप से जो लागू हुआ वो 14 जुलाई 1964 को हुआ था। और इसने किन्होंने किया था, किसकी अध्यक्षता में? तो दौलत सिंह कोठारी, इसीलिए इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या 1986। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई थी, उसमें संशोधन रूप होके 1986 लागू हुई, जिसे नई शिक्षा नीति कहते हैं। नई शिक्षा नीति, जिसमें त्रिभाषा सूत्र को प्रस्तुत किया गया था। त्रिभाषा सूत्र को प्रस्तुत किया गया था। बात करते हैं हम भाषा से संबंधित। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु में अच प्रत्यय व टाप स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर भाषा शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात भाषा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना। दोस्तों भाषा शब्द में मूल धातु जो है वो भाष धातु है। कौन सी है? भाष धातु, जिसमें अच प्रत्यय लगने से और टाप प्रत्यय, टाप में से आ शेष रहता है और अच में से अशेष रहता है, और भाष में स में अ मिलता तो भाष बनता है, और संधि करोगे तो भाषा शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात वक्तव्याम वाची, वक्ता के द्वारा कहा गया कथन भाषा कहलाता है। भाषा की परिभाषा अगर देखें तो एक व्यक्ति अपने विचारों को जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है वो माध्यम आपका क्या कहलाएगा? भाषा। अर्थात कोई एक व्यक्ति अपने विचारों को किसी माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक जिस तरह से पहुंचाता है वो माध्यम जो होता है वो आपका भाषा कहलाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई। जैसे स्विट महोदय अनुसार द्वारा भाषा की जो परिभाषा दे रखी वो है ध्वन्यात्मक शब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणम एवं भाषा। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का जो प्रकटीकरण होता है वो आपका भाषा कहलाता है। फिर अगले काव्यदर्शकार के जो दंडी है उन्होंने अपने ग्रंथ में भाषा की परिभाषा दी है, वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। अगले विचारक हुए हैं प्लेटो, जिन्होंने अपनी बात कही है कि विचार आत्मा की मूल या आध्यात्मिक बातचीत होती है।
पर ध्वन्यात्मक होकर वो होठों पर प्रकट होती तो वो भाषा का रूप लेती है। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि अपने जो विचार होते हैं वो अपने आत्मा और आध्यात्मिक की बात होती है, और उस बात को ध्वन्यात्मक होकर होठों तक पहुंचाना और होठों से प्रकट होना वो आपकी भाषा कहलाती है। ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निकली सार्थक ध्वनि समूह जिसका विश्लेषण एवं अध्ययन संभव हो वो आपकी भाषा कहलाती है। ये किसने कहा था? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा था कि भाषा सुनिश्चित प्रयत्न अर्थात प्रयास के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निकली जो सार्थक ध्वनि होती है, जिसका कोई अर्थ निकलता है और वो समूह के रूप में जिसका विश्लेषण और अध्ययन संभव हो, जिस सार्थक ध्वनि का विश्लेषण किया जा सके और जिसका अध्ययन करना संभव हो, वो आपकी भाषा कहलाती है। ये किसने कहा था? भोलेनाथ तिवारी ने कहा था। भाषा के विविध रूप देखने को मिलते हैं। जैसे भाषा के विविध रूप में मातृभाषा, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो जो भाषा सीखता है अपनी माँ से, वो मातृभाषा के रूप में सीखता है। फिर धीरे धीरे वो प्रादेशिक भाषा बोलता है अपने क्षेत्र विशेष में। फिर राजभाषा, हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, और ये कब घोषित हुई थी? 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में लिया था। राष्ट्रभाषा, संस्कृति भाषा और बोली, इस प्रकार भाषा के विविध रूप देखने को मिल सकते हैं। मातृभाषा है, प्रादेशिक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, संस्कृति की भाषा है और बोली है। बात करते हैं नेक्स्ट, भाषा की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है जिसका अनुकरण एवं अभ्यास द्वारा सीखा जाता। भाषा को क्या माना है? एक अर्जित संपत्ति माना। यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसको आप अनुकरण के द्वारा सीख सकते हो और अभ्यास के द्वारा, अनुकरण करके आप उसका अभ्यास करोगे तो वह उस भाषा का आपको ज्ञान होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा प्रतीकात्मक होती है, अर्थात भाषा का कोई प्रतीक रूप होता है। जैसे भाषा एक शब्द लेते हैं, जैसे संस्कृत में गच्छ का अर्थ होता है जाना, तो भाषा का एक रूप हुआ संस्कृत में गच्छ, हिंदी में उसका होता है जाना, अंग्रेजी भाषा में होता है गो। तो इस प्रकार भाषा एक प्रतीकात्मक है, प्रतीक के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, जैसे संस्कृत में गच्छ, हिंदी में जाना, संस्कृत में अंग्रेजी भाषा में गो शब्द का प्रयोग किया गया, वर्ब होती है। अगला है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात भाषा को समाज में रहकर सीखा जाता है, इसलिए भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है और सुनकर सीखता है। भाषा आप कोई भी भाषा सीखनी है तो उसका पहले आप उसका अनुकरण करोगे, किसी को सुनोगे और उसके बाद सुनकर जो आप सीखते हो, उसको लर्न करते हो, वो आपकी क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। आपने किस प्रकार की भाषा किससे अनुकरण के द्वारा सीखी और उसको सुनकर किस प्रकार से सीखी। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है, और जो शिक्षण विधियां होती है वो सरल से कठिन की ओर अग्रसर होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा ध्वन्यात्मक होती है, अर्थात भाषा का ध्वनि रूप में प्रयोग किया जाता है, और जब इस भाषा को ध्वनि रूप को संकेत के माध्यम से लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो लिपिबद्ध रूप में हो जाती है। भाषा समन्वयात्मक होती है। भाषा प्राचीनतम एवं चिरकालिक है। भाषा संस्कृति का परिचय प्रदान करने में भी सक्षम है। भाषा मौखिक प्रतीक चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त होती है। भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है, और भाषा अमूर्त साधन है। और भाषा को मूर्त रूप कब दिया जा सकता है? जब इसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसको लिपिबद्ध किया जाता है। किसी भी ध्वनि को जब लिपिबद्ध किया जाता है तब वो मूर्त रूप ग्रहण करती है। तो
भाषा जो है वो अमूर्त साधन है। क्या है? अमूर्त साधन। जब इसको लिपिबद्ध रूप में किया जाता है तब वो मूर्त रूप बनती है। नेक्स्ट बात करेंगे भाषा के रूप के बारे में। तो भाषा के दो रूप बताए गए, एक मौखिक और एक लिखित। बोलकर कहा गया कथन मौखिक होगा, और उसको कथन को लिखित रूप में संकेत के द्वारा जब लिखा जाता है, लिपिबद्ध किया जाता है, तो वो आपका लिखित रूप बन जाता है। इसी प्रकार भाषा के दो रूप माने हैं, लिखित और मौखिक। अब भाषा के 4 प्रकार के अवयव बताए गए हैं, अर्थात 4 प्रकार के कौशल बताए गए हैं। सबसे पहले कौशल है श्रवण, फिर है भाषणम, फिर है पठनम, फिर है लेखनम। दोस्तों देखना यहाँ पे कि भाषा से संबंधित इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौशल कितने प्रकार के हैं। तो चतुर्थ कौशल 4 प्रकार के। सबसे पहले है श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। इसका क्रम से पूछ लिया जाता है, तो इसका क्रम याद रखने के लिए LSRW। L का अर्थ होता है लिसन, S का स्पीच, R का रीड और W का राइट। अगले हैं भाषा सीखने। तो 4 मनोवैज्ञानिक चरण माने हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में भाषा को सीखने के 4 मनोवैज्ञानिक जो चरण दिए गए हुए। सबसे पहले जिज्ञासा, अर्थात किसी भी शब्द को सीखने के लिए, नए शब्दों को जानना और सीखने की जो प्रबल इच्छा होती है वो आपकी जिज्ञासा होती है। तो मनोवैज्ञानिक चरण में सबसे पहले होता है भाषा सीखने में जिज्ञासा होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए। फिर बात करते हैं प्रयत्न। प्रयत्न कि आप जिस भाषा का ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, तो उसमें आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसका अभ्यास करोगे, प्रयत्न करोगे, बार बार उसका अनुकरण करोगे, तब जाके आप उस भाषा में महारत हासिल कर सकते हो। तो प्रयत्न के द्वारा भी होता है एक मनोवैज्ञानिक चरण। दूसरा नेक्स्ट है अनुकरण के द्वारा। आप किसी भी चीज़ के बार बार अनुकरण करोगे, किसी भी चीज़ का बार बार अनुकरण करोगे, तब आपको वो भाषा है या वो कोई वस्तु जो सीखना चाहते हो वो आपको अच्छे से इसका ज्ञान हो जाता है। फिर चौथा है उसका अभ्यास। बार बार किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति करते हो तो आपको एक छोटे छोटे शब्दों को आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो। तो इस प्रकार भाषा के सीखने तो जो 4 मनोवैज्ञानिक चरण माने हैं वो है जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक के मस्तिष्क में 4 प्रकार के बिंब बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी बात गई कि भाषा के कितने बिंब माने हैं। भाषा के बिंब कितने होते हैं? तो भाषा के बिंब 4 प्रकार के माने हैं। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले दृश्य बिंब, फिर श्रुति बिंब, फिर विचार बिंब, फिर भाव बिंब। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के 2 ही उद्देश्य, ग्रहण और अभिव्यक्ति। किसी भी वस्तु को या किसी भी भाषा शब्द को, ध्वनि को, उनको ग्रहण करना और ग्रहण करके उसकी अभिव्यक्ति करना, उसका विचार प्रकट करना ही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना है। फिर संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं भारतीय संस्कृति का ज्ञान, प्रचार एवं संरक्षण करना, भारतीय संस्कृति का ज्ञान करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति समादर व भावनात्मक एकता का विकास करना, विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना, संस्कृत को बोधपूर्वक सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब बात करते हैं शिक्षण का। शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षण एक वह विधि है, वह प्रक्रिया है कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के मध्य में होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण क्या होता है दोस्तों कि कक्षा में जो पाठ्यक्रम आप निर्धारित करते हो, उस पाठ्यक्रम को शिक्षक व छात्र के मध्य में जो होने वाली जो अंतःक्रिया होती है, वो अंतःक्रिया आपकी क्या कहलाती है? शिक्षण। और ये क्या होता है दोस्तों? भाषा जो होती है वो कठिन से सरल की ओर जाती है, और शिक्षण क्या होता है कि सरल से कठिन की ओर जाना, अर्थात बच्चों को पहले सरलता से सिखाया जाए फिर कठिनता की ओर ले जाए। तो जो शिक्षण होता है वो
किस प्रकार काम करता है अपना सरल से कठिन की ओर, और जो भाषा है वो कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। बात करते हैं विधि। शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि कहलाती है। विधि का अर्थ मेथड। शिक्षण कार्य को आप किस तरीके से, किस ढंग से प्रस्तुत करते हो विद्यार्थियों के सामने, छात्रों के सामने, तो वो आपकी शिक्षण विधि सफलता कहलाएगी। तो इसलिए शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना, प्रकट करना, ये आपका क्या कहलाता है? शिक्षण विधि कहलाती है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद आप सभी का।